गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे बस की यात्रा। बस की यात्रा यानी बस से की जाने वाली यात्रा, यानी गंतव्य तक पहुंचने के जो मार्ग, जो साधन को अपनाया जाता है उसको हम बस से करें, रेलगाड़ी से करें, तो इस तरह के जो साधन हैं, है ना, उनके बारे में बताया गया है। तो उस साधन का नाम है यहाँ पर बस। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया ये पाठ बस की यात्रा कि लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब मित्रों के साथ नई बस यात्रा का वर्णन यहाँ पर कर रहा है कि एक बस में जब वह सफ़र कर रहा था तो हम एक तो नई बस होती है और एक थोड़ी बहुत चला हुई, मतलब ठीक ठाक होती है, और एक बिल्कुल ही टूटी फूटी हो। इस समय यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी बिल्कुल टूटी फूटी बस, जो कि बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण थी, ऐसी बस के बारे में बता रहे हैं कि यात्रा जो जब उन्होंने की तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनको क्या क्या उनके साथ घटनाएं घटी। ऐसी बस के साथ में एक यात्रा करना उनका किस तरह का अनुभव रहा, इस बस की यात्रा में वो बता रहे हैं। लेखक ने सतना तक पहुंचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिसमें वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुंच सके। मतलब उनको जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी और वहां तक जाने के लिए उसको बस से यात्रा करनी थी, और सुबह जब वह घर पहुंचना था उसको, तो कुछ लोगों ने श्याम की बस से यात्रा करने की सलाह भी नहीं दी थी कि भाई मत जाओ इससे, क्योंकि इससे चलना बड़े खतरे का काम है। लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐसी बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए। बस की दशा देखकर उसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता है। उसकी जीर्ण दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बस के बारे में बताया कि वह बस चलती भी है और वह अपने यहाँ। लेखक को उसकी दशा और अपने आप चलने को सोचकर आश्चर्य हुआ। लेखक ने इस यात्रा के लिए द्वंद्व की स्थिति में था कि भाई मैं यात्रा करूं या ना करूं। उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बिठाया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदाई दे रहे हों। तो इस तरह से ये जो पाठ है आपका हम पढ़ेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि श्याम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। वापसी मतलब वापस जाने का। लोगों ने सलाह दी कि समझदार, यानी जो अच्छा व्यक्ति है, समझदार है, जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है, ऐसा समझदार आदमी इस श्याम वाली बस से, जो शाम को जाती है, इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक का प्रश्न ये था कि तो रास्ते में डाकू मिल जाते हैं क्या, जो इसलिए हमको इससे नहीं जाना चाहिए? तो नहीं, समझदार डाकू नहीं मिलते। क्या मिलते हैं? बस ही डाकन है। डाकू नहीं मिलते, लेकिन बस ही डाकन है यहाँ पर, क्योंकि बस ही आदमियों को कुछ भी कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि उसका किसी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, रुक सकती है, कहीं गोता खाकर गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब बस ही डाकन है। यदि उसमें बैठ जाओगे तो कुछ भी पता नहीं आपका कि आप बचो या ना बचो। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब यहाँ पर है बहुत ही अधिक बुढ़ी, यानी बहुत अधिक उम्र की, वृद्ध औरत के समान। वृद्ध महिलाएं देखिए आपने, बहुत ज़्यादा वृद्ध औरत हैं, दादी अम्मा वगैरह। तो इस तरह से तो खूब वयोवृद्ध का मतलब बहुत पुरानी। यहाँ पर बस को हम क्या कहेंगे? बहुत पुरानी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। सदियों मतलब कई 100 वर्ष। सदियों का मतलब यहाँ पर है कई 100 वर्ष के निशान लिए हुए। अनुभव के निशान लिए हुए, अनुभव मतलब बहुत अधिक जिसको जानकारियाँ हो। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्ध व्यक्ति के गोदी में कोई नहीं बैठ सकता, उसको कष्ट होता है। वैसे ही यदि इस बस में बैठेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक कह रहा है कि ये बस तो खटारा हो चुकी थी, रखने योग्य थी। अब इसको एक तरफ रख देना चाहिए था, लेकिन अब इस पर सवार होना, यानी सवार कैसे हुआ जा सकता है, इसके ऊपर कैसे सवारी की जा सकती है।
अगला वो है आपका पन्ना 14 पेज। आप किताब निकाल सकते हैं अपनी, जिससे आपको समझ आ जाए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? हिस्सेदार का मतलब जो कंपनी चलाते हैं, जिनकी बसें होती हैं, उनको कहा गया है कि जो बस का हिस्सेदार था वो भी इस बस से जा रहा था। मतलब स्थिति ये देखो कि जब उसको पता है कि ये बस खटा रहा है, लेकिन वो भी बंदा जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। हमने उससे पूछा कि ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब उसने कहा, हिस्सेदार ने, और कैसे चलती है, अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? गजब हो गया, मतलब आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई कि भाई ये बस अपने आप चलती है। क्योंकि ऐसी बस जिसके कांच टूटे पड़े हैं, दरवाज़ा वो हो रहा है, सारे इंजन इसका हिल के चल रहा है, सारी जो सीटें हैं वो हिलती हैं इंजन के चलने पर, आवाज़ जो करती हैं, कांच खिड़कियां सब टूटी पड़ी हैं। और ऐसी बस को जो है लेखक कह रहा है कि नहीं, अपने आप चलेगी। तो ऐसा कहने का मतलब है कि गजब हो गया। लेखक कह रहा है गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा का मतलब दुविधा की स्थिति में हो गए लेखक और उसके मित्र कि इसमें बैठे या ना बैठे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभव ही है। मतलब अनुभव लिए हुए है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय कैसे? कि नई नवेली का कोई पता नहीं है, अभी उसके स्वभाव के बारे में हम जानते नहीं हैं। इस बस के स्वभाव के बारे में तो कम से कम जानते हैं, इसलिए ये विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में प्यार से ले जाती है, वैसे ही ये हमें लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी हमको इस संसार से विदा होने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को फीवर हो जाता है, किसी को कोई और का जैसे कोई छत से कूद जाता है। तो कोई ना कोई एक निमित्त यानी मौत के लिए एक बहाना चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई इस संसार से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो यानी गरीब हो, और फ़कीर हो जो जिसने सब कुछ पहले त्याग दिया हो, कुछ भी हो, वो सब इस संसार से विदा होते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको ही जाना है, तो आपको वो परेशान नहीं होना चाहिए। यानी मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ, कहने का मतलब ये है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी इंजन स्टार्ट हुआ तो इंजन को हिलना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति में बस भी हिल रही है, तो बस ही इंजन है ऐसा उनको लग रहा है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और टूटने के बाद कुछ लटक रहे थे। तो लटकते हुए कांच कब गिर जाएं इसका लेखक को पता नहीं था, इसलिए वो कह रहा था कि अब हमें बचना है। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। तुरंत ही, फ़ौरन माने तुरंत ही खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, भाई गाड़ी चलेगी, बस चलेगी तो इंजन तो चलेगा ही, लेकिन वो इंजन इतना जब चल रहा था इंजन, तो जो सीटें हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हिल रही थी। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि इंजन जो है, आवाज़ करता हुआ इंजन हमारी सीट के नीचे ही लग रहा है। अगला पेज है आपका 15वां, इसको देखो। बस सच में चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी गांधी जी के समय जब भारत जो है आज़ाद हुआ था, उससे पहले, है ना, उस समय जब असहयोग आंदोलन चलाया था, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उस वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी बहुत समय हो गया उनको, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी असहयोग आंदोलन ज़रूर देखा होगा उसने, इसलिए इसको असहयोग आंदोलन का मतलब समझ आता है बस को। इसलिए सारी बस के जो सीट है, पहिए हैं, खिड़कियां हैं, दरवाज़ा है, सब एक दूसरे से असहयोग कर रहे हैं। यानी उनको सहयोग नहीं करना। असहयोग करने का मतलब एक दूसरे का विरोध करना, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में
लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहा है कि जरूर इसने गांधी जी का असहयोग आंदोलन देखा होगा। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था कि हर चीज़ का असहयोग, यानी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें गांधी जी ने अंग्रेज़ों का हर तरह से विरोध किया था। तो इसीलिए बस ने वो चीज़ें देखी होंगी, इसलिए इसकी सारी चीज़ें एक दूसरे से असहयोग कर रही हैं, ऐसा व्यंग कर रहा है यहाँ पर लेखक। ठीक है, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट बॉडी के साथ नहीं थी, यानी गाड़ी की बस की बॉडी के साथ में। और कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी मतलब सीट उनकी आगे होती कभी पीछे होती, तो ऐसा महसूस करा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में ही नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी कभी तो सीट से हम उछल जाते, कभी हम सीट पर बैठ जाते, कभी आगे सरक जाती सीट, कभी पीछे हो जाती। तो इस तरह की हमें मनोदशा हो रही थी। एकाएक यानी अचानक बस जो है वो रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर, यानी वो छेद हो गया तो सारा पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया, उसे बगल में रखा और नली डालकर, जो नली उसमें लग रही थी पेट्रोल की टंकी में, उसमें से निकाल कर वो बाल्टी में आ गया पेट्रोल, तो उसमें नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है, यानी अब इस तरह से उसको पेट्रोल दिया जाएगा। बस की रफ्तार जब 15-20 मील हो गई, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, मतलब वो लेखक सोच रहा है कि ब्रेक जो है वो फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और वह जब निकल जाता तो दूसरे पेड़ पर इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी दोनों तरफ जो पेड़ थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बस जो है इनसे टकरा जाए और हमें चोट लग जाए। फिर पानी नज़र आया तो उनको लगा कि बस कहीं इसी में ना गिर जाए जो हम इसमें फंस जाएं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, मतलब बस बार बार रुक रही है, चल रही है, और ड्राइवर अपनी तरकीबें लगा रहा है उसको चलाने के लिए, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। यानी अभी भी उनको ये था कि बस बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो इत्तेफाक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब जो दोनों तरफ पेड़ थे और पेड़ों के पत्तों से जो चांदनी छन छन के आ रही थी, उसको यहाँ पर क्षीण चांदनी बोला है। वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय, यानी बहुत ही दीनहीन सी लेखक को लगी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, जैसे पेड़ों के नीचे कोई एक औरत बैठ गई हो, यानी थक गई है, अब बहुत चलती चल ली, अब वो बैठ गई, थोड़ी देर सुस्ता लूँ साहब, है ना, आराम मिल जाएगा फिर चलूँगी। इस तरह से ऐसी स्थिति उस बस की लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था, पछतावा भी हो रहा था। ग्लानि माने दुख या पछतावा, कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। ऐसी वयोवृद्ध वृक्ष जो वृद्धा हो चली है, ऐसी वृद्ध के ऊपर हम लदकर आ रहे हैं, हमको शर्म आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसका प्राणांत हो गया यानी ये मर गई, यानी इसका चलना बंद हो गया, तो हमें इसको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। पेज नंबर 16 निकालो, अपना पार्ट, अपनी बुक निकाल रखी है आपने। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चल ली। उसके चाल और कम हो गई थी, मतलब बस जो है वो आगे तो चल दी, बस का इंजन को ठीक किया, कुछ किया उन्होंने, और उसके बाद बस चल दी, लेकिन वो चल कैसे रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब क्या हुआ, जो लाइटें जलती हैं ना, वो भी धीरे धीरे डिम होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे वो उसकी आंखें बंद होती आ रही हैं।
ठीक है। आंखें बंद होने का यहाँ पर मतलब है कि जो लाइट है वो डिम हो गई थी, धीमी पड़ गई थी, बहुत कम रोशनी रह गई थी और धीरे धीरे बुझती जा रही थी। और ऐसी स्थिति में उसको रेंग कर चलना पड़ता था, तो टटोल कर चलना पड़ रहा था कि भाई आगे कुछ है तो नहीं। इस तरह से जब अपन लाइट चली जाती है, अब अपन धीरे धीरे चलते ना मोमबत्ती या देशलाई लेने के लिए, टटोल कर कि भाई मैं हाथ पैरों में लग ना जाए किसी दरवाजे खिड़की या सामान से, वैसे ही वो रास्ते में चल रही थी। तो आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जैसे ही उसको लगता कि पीछे से गाड़ी आ रही तो एक तरफ हो जाती, आगे से गाड़ी आ रही है तो एक तरफ हो जाती। भाई निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी अपने कोई वृद्ध व्यक्ति रुक जाता है ना कि भाई तू पहले निकल जा, मैं तो बाद में धीरे धीरे निकल जाऊँगा क्योंकि मेरे से धीरे धीरे चला जाता है और तुम तेज़ी से चल रहे हो तो भाई तुम निकल जाओ। इस तरह से वो बस की स्थिति हो गई थी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब अब टायर भी उसकी हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई मतलब रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। क्योंकि वो बहुत धीरे चल रही थी, लाइट कम हो गई थी उसकी, तो इसलिए वो धीरे धीरे तो रेंग ही रही थी, चल ही रही थी। और जब पता लगा एक तरफ का पहिया की हवा निकल गई है तो वो धीरे धीरे से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मतलब दयालुता आ रही थी, मुझे श्रद्धा हो रही थी। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी दूसरे लोग कर रहे थे तब तो कोई बात नहीं, भाई दूसरा मरता मर जा, लेकिन वो अपनी जान को भी हथेली पर लेकर चल रहे हैं। यानी खुद भी मर सकते हैं ऐसा उनको पता है, और फिर भी वो ऐसी बस में सफ़र कर रहे हैं और ऐसी बस को चला रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब यहाँ पर है कि बलिदान की जो ऐसी भावना है वो बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होती है। तो हिस्सेदार की है ना, इधर देखिए, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग भी नहीं हो रहा है। यानी ऐसा आदमी जो इतना साहसी है, अपनी जान हथेली पर लेकर चल सकता है, तो एक बस के लिए मरेगा। कहने का मतलब है कुछ और अच्छा काम करता ना, इससे बेटर तो इससे बढ़िया तो कुछ और अच्छा काम करता तो मरता, तो कम से कम उसको कुछ सम्मान तो हासिल होता। तो इसलिए लेखक को लगा कि मरना भी चाहता है, बलिदान देना भी चाहता है, तो किस लिए? एक बस के लिए। तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर सही उपयोग नहीं हो रहा है। यदि मरना था तो वो कहीं और जाके मरता। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते रहते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी एक टायर के लिए अपने प्राण गंवा सकता है लेकिन इन टायरों को सुधार नहीं सकता। ऐसे हिस्सेदार पर लेखक को श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा, यानी दया आ रही थी। आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर, मतलब फिर भी उसने टायर भी लगाया, बस वाले कंडक्टर ने, ड्राइवर ने, तो कैसा लगाया? घिसा हुआ ही टायर। बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वक्त पर तो छोड़ो कि हम पन्ना पहुंच भी जाएंगे, यानी बचकर वहाँ तक पहुंच जाएंगे इस बस से, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो कह रहा है कि पन्ना जाने की बात छोड़ो, हमने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कहीं पहुंच ही पाएंगे गंतव्य तक, अपने तक, ऐसा भी उसने सोचना छोड़ दिया था। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इसी लोक को, मतलब इस लोक से हमको प्रयाण करना है, यानी दूसरे लोक में चला जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी हम इतना विश्वास थे कि चलो ठीक है, जहाँ भी जाएगी ठीक है, मारेगी, जिंदा रखेगी, जो भी करेगी, अब ये बस करने दो भाई। और इस तरह से वो इत्मीनान से, यानी विश्वास हासिल करते हुए कि भाई हाँ ठीक है, और वो वहाँ पर बैठ गए घर की तरह कि जो होगा देखा जाएगा। और फिर हंसी, और जो चिंता थी जो जाती रही, तो हंसी मजाक चालू हो गया। आपस में बातें करने लग गए कि धीरे धीरे जब चलेगी, जैसे चलेगी,
कैसे भी चलेगी और हमें धीरे धीरे जहाँ तक भी पहुँचाएगी वहाँ तक हमको अब इस बस में जाना ही है, क्योंकि रात में तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए अब लेखक को शांत हो गया अपना उसका मन, और वो हंसी मजाक चालू हो गए सब लोगों के, और वो आपस में बातें करते हुए जाने लगे। अब इनके सब ये पाठ आपका पूरा हो गया, और अब आपको कॉपी में शब्दार्थ करने हैं। निमित्त, कारण, साधन, गोता, डुबकी लगाना, इत्फाक, संयोग, बियावान, जंगल, उजाड़ खंड, अंत्येष्टि, मृतक कर्म, दहा कर्म, प्रयाण, प्रस्थान, मरना, बेताबी, बेचैनी। वयोवृद्ध का मतलब है यहाँ पर अधिक उम्र की। कुछ एक्स्ट्रा ये 2 बार लिखा हुआ है, ये यहाँ पर फोटो एक ही बार लिखना है आपको। वयोवृद्ध मतलब अधिक उम्र की। डाकन, डाका डालने वाली। श्रद्धा, आदर भाव, सदियों, युगों, रंक, गरीब, निशान चिन्ह, गजब, अजीब बात, नवेली, नई, कूच करना, आगे बढ़ना, असहयोग, साथ न देना। ये वाली उसी में से आ गया है इधर, डाका डालने वाली, क्योंकि मैंने इसी में लिखे हुए थे शब्दार्थ एक्स्ट्रा, तो यहाँ आपको ये कॉपी में सारे करने हैं। क्षीण, कमजोर, सबने, प्रार्थना सहित। अवज्ञा, अवज्ञा है ये शब्द को ध्यान से सुन लें। अवज्ञा, ना मानना, उम्मीद, आशा, लुभावने, मन को भाने वाला, यानी मन भावन। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं, यहाँ से लेकर निमित्त से लेकर। और आपको कल क्वेश्चन आंसर भेजूंगी मैं, प्रश्न उत्तर, वो आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना। ये पाठ को समझ लेना। थैंक यू।